Good evening, all of you. Good evening, BSc first year medical and non-medical student, BSc B.Ed second year, BA B.Ed second year and BCA first year, BBA first year, BCom first year. आज हम लेक्चर नंबर 14 शुरू करने जा रहे हैं. लेक्चर नंबर 14 किसका? एनवायरमेंट साइंस का. एनवायरमेंट साइंस पेपर बच्चों क्वालिफाई एग्जाम होता है. ये कंपलसरी पेपर है जो ओनली फर्स्ट ईयर में लगता है. जो बच्चे नए आए ना उनके लिए बता दूं, ये पेपर ओनली फर्स्ट ईयर में आता है बच्चों. और ये आपके एसएससी के एग्जाम में, बैंक के एग्जाम में और आपके रीट लेवल फर्स्ट एंड सीटेट के लेवल फर्स्ट जो बीएड वाले बच्चे हैं उनके काम में आएगा आने वाले टाइम में, फ्यूचर में. बता दूं, एनवायरमेंट साइंस बच्चों से पेपर क्लियर नहीं होता. ये पेपर भले ही आपको क्वालिफाई करना होता है, मानता हूं इस बात को, लेकिन क्वालिफाई करने के लिए भी हमें इसकी नॉलेज होनी चाहिए, इसका ज्ञान होना चाहिए. लेकिन बच्चों को होता नहीं है. पेपर ऑब्जेक्टिव होता है और ये फर्स्ट ईयर में बहुत सारे बच्चों से पास नहीं होता. इवन पूरी यूनिवर्सिटी MGSU महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के ऑलमोस्ट बच्चे इस एग्जाम में फेल होते हैं, मोस्टली बच्चे, है ना. तो वो फेल ना हो तो उसी को दूर करने के लिए, फेल ना होने के लिए आपके लिए एनवायरमेंट साइंस की क्लासेस स्टार्ट की गई हैं. सिर्फ 20 मिनट 30 मिनट की क्लासें होती हैं डेली, नहीं होकर के मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को क्लास होती है. इसका टाइम है 5 PM. अब डेली आया करो बच्चों, सारे बच्चे क्लासें लगाओ. आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे और आपको थ्योरी भी करवाई जाएगी, प्लस हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम, बोथ आर मीडियम, बोथ लैंग्वेज में आपको करवाया जाएगा. दोनों मीडियम में करवाया जाएगा. आपको सिर्फ सुनना है. जिसका नोट्स बनाने का मन करे वो नोट्स बना ले. नोट्स बनाना कोई कंपलसरी नहीं है एनवायरमेंट साइंस के. एक बात और बता दूं, जिनके एनवायरमेंट साइंस के एग्जाम पेंडिंग है वो इन फ्यूचर कभी ना कभी तो होंगे ही होंगे. इसलिए बोलता हूं, आधे घंटे की क्लास लगाओ. क्या जा रहा है बच्चों आपका? बात करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 14 हमारा शुरू होने जा रहा है. लेक्चर नंबर 14 आज शुरू करते हैं अपने एयर पोल्यूशन से, यानी वायु प्रदूषण से. तो बच्चों आपको मैंने बताया था कि व्हाट इज पोल्यूशन. अब एयर पोल्यूशन की आप डेफिनेशन क्या दोगे? अगर आपको प्रॉपरली डेफिनेशन देनी हो एयर पोल्यूशन के बारे में, क्या दोगे आप? तो सिंपल सी बात है, कोई भी एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के अंदर जब कोई अनवांटेड सब्सटेंस आ जाते हैं, सिंपल सी बात करते हैं, एटमॉस्फेयर होता है आपका, है ना सर. एटमॉस्फेयर क्या होता है बच्चों? आपके आसपास पाया जाने वाला जितना भी मटेरियल है उससे मिलके क्या बनता है? एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस सर्वाइव करती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन गैस, जैसे कि लाइक दैट नाइट्रोजन गैस. ऑल गैसेस मिलकर के एटमॉस्फेयर की फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग, बायोटिक और एबायोटिक, जैविक और अजैविक तत्व आते हैं. जैसे कि हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे आपके पास टेबल पड़ा है, चेयर पड़ी है, मोबाइल फोन पड़ा है, ये एक प्रकार का नॉन बायोटिक एबायोटिक फैक्टर है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी निर्जीव तत्व होते हैं. जैसे कि प्रकाश एक प्रकार का नॉन लिविंग अजैविक तत्व कहलाता है. मिट्टी, सॉइल पार्टिकल क्या है? अजैविक तत्व है. इसका मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है? एनिमल्स, प्लांट्स, मी, यू, ऑल थिंग्स जितने भी हैं वो सब लिविंग ऑर्गेनिज्म है. अपने को इंक्लूड करके, ह्यूमन बींग्स को इंक्लूड करके ये सारे के सारी प्रजातियां संजीव प्रजातियां होती हैं. जीव जंतु, पौधे, हम, तुम, ये सभी के सभी क्या होते हैं? बायोटिक फैक्टर होते हैं. बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर से मिलकर क्या बनता है? अपना एटमॉस्फेयर बनता है. और इसी एटमॉस्फेयर को बोलते हैं अपने एनवायरमेंट कहते हैं बच्चों. समझे बात को? एबायोटिक फैक्टर. क्वेश्चन एग्जाम में आता होता है कि विच वन द बायोटिक एंड विच वन द एबायोटिक. इनमें से कौन सा अजैविक तत्व है, इनमें से कौन सा जैविक तत्व है. ये एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा करते हैं. तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, जितना भी लाइट आ रही है वो एबायोटिक है, मिट्टी एबायोटिक है, पानी अबायोटिक है, यानी जल अजैविक तत्व है, सोयल पार्टिकल और जब तत्व है. हम बात करने जा रहे हैं परिभाषा की कि इसको कैसे डिफाइन करें. बच्चों मैंने सिंपल सी बात बोली कि जब अनवांटेड सब्सटेंस एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर हो जाते हैं, अनचाहे तत्व जो कि हमने नहीं चाहते. कोई बच्चा कहे कि सर अनवांटेड का मतलब क्या है? आप एक काम करना, कोई भी व्हीकल चल रहा हो, उसके पीछे बैठकर या धुआं चल रहा हो, उसमें धुआं निकल रहा हो, आपने क्या किया, घरों में अपने चूल्हा जलाते हैं, है ना. तो घरों में चूल्हा जलाते हैं ना, तो उसके बाद क्या करना, आप वहां पर प्राणायाम करने बैठ जाना, है ना.
आप प्राणायाम करना, श्वास को बाहर एक्सहेल करना, फिर इनहेल करना, है ना, ऑक्सीजन को अंदर लेना, बाहर करना, तो आपको क्या इंटरेस्ट आएगा क्या आपकी बॉडी को? बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। आपके लंग्स, आपके फेफड़े उस धुएं को, उस स्मोक को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब अनवांटेड, वो आपके लिए अनवांटेड सब्सटेंस हो गया, अनवांटेड मटेरियल हो गया, यानी अनचाहा तत्व। जब अनचाहे तत्व जो वातावरण के अंदर प्रवेश हो जाते हैं, वातावरण के अंदर यानी एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर कर जाते हैं, उन्हीं अनवांटेड सब्सटेंस के कारण काफी हार्मफुल इफेक्ट पहुंचते हैं, काफी हानिकारक प्रभाव पहुंचते हैं। उसी को ही क्या कहते हैं अपने, वही पॉल्यूशन का फैक्टर बनते हैं और उसी को पॉल्यूशन बोलते हैं। इट इज नोन एज एयर पॉल्यूशन या वायु प्रदूषण। अगर इसकी डेफिनेशन पढ़े, हमारे वायुमंडल में विभिन्न गैसें जो कि एक निश्चित अनुपात में पाई जाती हैं, जब मानवीय और प्राकृतिक कारणों से, मानवीय कारण जैसे कि हम व्हीकल चला रहे हैं, ये मानवीय कारण है, और व्हीकल से क्या निकलते हैं, आपने स्कूटी चलाई, धुआं निकला, पोल्यूशन हो गया, है ना। अगर आपकी स्कूटी से धुआं निकलता है जो कि वातावरण में नुकसान पहुंचाता है, इसका मतलब वो वायु प्रदूषण कर रहा है। गैसों की निश्चित मात्रा व अनुपात में अवांछनीय अनचाहा परिवर्तन हो जाता है तो वायुमंडल में इन गैसों के अतिरिक्त कुछ अन्य विषाक्त गैस या कणिकीय पदार्थ मिल जाते हैं। कणिकीय मतलब होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स, तो उसे वायु प्रदूषण कहता है। अगर इंग्लिश में बात करें, डिफरेंट गैसेस आर फाउंड इन आवर एटमॉस्फेयर इन ए सर्टेन प्रोपोर्शन। हमारे जो है ना एटमॉस्फेयर में काफी गैसेस सरवाइव करती हैं जिनका प्रोपोर्शन, जिनका अनुपात, जिनका रेशो फिक्स है। जैसे 78% मिलती है नाइट्रोजन मिलती है, लगभग 20.9% क्या मिलती है हमको, यानी अप्रोक्सीमेटली 21% क्या मिलती है, ऑक्सीजन गैस मिलती है। 0.04 हमें मिलती है CO2 गैस मिलती है, बाकी अदर गैसेस मिलती है। तो ये गैसेस का कंपोजिशन है जो कि काफी फिक्स है। अगर इनमें when due to human natural reason certain amounts of gases and undesirable changes, अगर इनमें undesirable changes आते हैं तो उससे क्या होता है, और रेशो उनका चेंज हो जाएगा, और एडिशन टू दीज गैसेस सम अदर टॉक्सिक गैसेस पार्टिकुलेट मैटर, उसके अंदर टॉक्सिक गैसेस जो एड अप हो जाती हैं, पार्टिकुलेट मैटर ऐड हो जाता है, फाउंड इन द एयर, इट इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। उसी को ही अपने एयर पोल्यूशन कहते हैं, वायु प्रदूषण कहते हैं। समझे बच्चों बात को? ये हमारी डेफिनेशन हुई। अब बच्चों एयर पोल्यूटेंट जो होते हैं वो कैन बी डिवाइडेड इन 2 कैटेगरीज। पोल्यूटेंट वो होते हैं जो फैक्टर विच इज फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर पोल्यूशन इज नोन एज पोल्यूटेंट्स। ऐसे कारक जो प्रदूषण को फैलाते हैं प्रदूषक कहलाते हैं। तो ऐसे कौन कौन से मेन फैक्टर हैं? फर्स्ट फैक्टर इज गैसियस एयर पोल्यूटेंट एंड सेकंड इज ग्रेनुअल पोल्यूटेंट। ओके, तो बात करते हैं गैसीय पोल्यूटेंट के बारे में। जो गैस की फॉर्म में होते हैं इट इज नोन एज गैसीय पोल्यूटेंट, जो विदाउट गैस होते हैं उसको बोलते हैं ग्रेनुअल। सर विदाउट गैस का मतलब क्या है? मिट्टी नहीं उड़ती, मिट्टी, है ना। आपने कभी लकड़ियां जलाई हो, तो लकड़ियां वुड्स को फायर किया हो, तो फायरिंग ऑफ वुड्स से क्या बनता है बच्चों? लकड़ियों से क्या बनता है जलाने से? ऐश बनती है, राख बनती है ना। वो राख जब उड़ती है तो राख के अंदर क्या होते हैं? छोटे छोटे कण होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जो कि कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं, जो कि ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, जो कि कार्बनिक पदार्थ होता है ना। तो वो राख के जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हीं को ही ग्रेनुअल बोलते हैं, यानी हिंदी में बात करें तो छोटे छोटे कण को क्या बोलते हैं? कणिकीय प्रदूषक। इन कणों के द्वारा फैलने वाला कणिकीय, इन पार्टिकल्स के द्वारा फैलने वाला पार्टिकल पोल्यूशन, यानी इसको ग्रेनुअल भी कहा जाता है। इट इज ग्रेनुअल पोल्यूटेंट। ये गैस की कैटेगरी में नहीं आएंगे, ये ग्रेनुअल की कैटेगरी में आएंगे। तो गैसीय, सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल गैसियस पोल्यूटेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग सब क्लासेस बेस्ड ऑन देयर सोर्सेस। उनके सोर्सेस के बेस पे गैसीय पोल्यूटेंट को डिवाइड करने जा रहे हैं। अगर हम बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, जितने भी फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं जिसमें जीवाश्मीय ईंधन मिलते हैं, अगर उनमें हम जलाते हैं तो जैसे कि मिनरल ऑयल, कोल एमिट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। जितने भी बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स हैं, जितने भी आप क्या करोगे? जितने भी फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करो, जो भी जैसे कोल है, कोल को बर्न कर रहा हूं मैं, है ना, जितने भी मिनरल्स हैं उनको बर्न कर रहा हूं मैं, तो उससे 2 गैसें रिलीज होती हैं, CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड। बच्चों आपको मैं अभी बता दूं, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विच वन द
विच वन द पॉल्यूशन गैस, इनमें से कौन सी प्रदूषक गैस है? आपको टिक करना है कार्बन डाइऑक्साइड। भले ही आप कार्बन डाइऑक्साइड को यहां नाम पढ़ रहे हो, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कभी भी पॉल्यूशन गैस की कैटेगरी में नहीं आती। बार बार बोल रहा हूं, कार्बन डाइऑक्साइड कभी भी पॉल्यूशन गैस की कैटेगरी में नहीं आती। भले आपको यहां पर नाम मिल गया हो, डाई मतलब दो, कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज नॉट ए पॉल्यूटेंट गैस, इट इज ए ग्लोबल वार्मिंग गैस। याद रखना बच्चों, इट इज ए ग्रीन हाउस गैस। यह एक हरित ग्रह प्रभाव वाली गैस है, ये मुख्य प्रदूषक गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड इट इज नोन एज मेन पोल्यूटेंट गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड को मुख्य प्रदूषक गैस के रूप में जाना जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को मुख्यतः ग्रीन हाउस गैस के नाम से जाना जाता है। अभी मैंने ग्रीन हाउस गैस करवानी है, अभी करवाई नहीं, करवाऊंगा बाद में, ये टॉपिक अलग से करवाया जाएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज फ्रॉम द रेफ्रिजरेशन सिस्टम। क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी गैस काफी हानिकारक होती है, डैमेज करती है और पोल्यूशन को फैलाती है। सीएफसी गैस डैमेज द ओजोन लेयर। एग्जाम में क्वेश्चन आता होता है कि ऐसी कौन सी गैस है, विच वन ऑफ द गैस डैमेज द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर को कौन डैमेज करती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ओजोन लेयर कहां सर्वाइव करती है बच्चों? ओजोन लेयर सर्वाइव करती है समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर, जो कि एटमॉस्फेयर की एक लेयर है। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3, 3 ऑक्सीजन जुड़ करके O3 बनता है, O3 को बोलते हैं ओजोन। चले आगे, सल्फर कंपाउंड ड्राइव फ्रॉम, अब सल्फर कंपाउंड भी गैसेस कंपाउंड है, ड्राइव फ्रॉम बर्निंग सल्फर कंटेनिंग फॉसिल फ्यूल्स। एस फॉर होता है सल्फर। सल्फर एक एलिमेंट है, जहां जहां पर सल्फर कंटेनिंग एलिमेंट्स मिलते हैं या फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं, जीवाश्म मिलते हैं, सच एज सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, इनसे वो निकलते हैं और ये एनवायरमेंट के अंदर पॉल्यूशन फैक्टर को, पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल बनते हैं। अब आती है बात एयरक्राफ्ट फ्लाइंग। एयरक्राफ्ट फ्लाइंग क्या होता है? एट हाई ऑल्टीट्यूड फ्यूल कंबंशन एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स। काफी ज्यादा फ्यूल्स कंबंशन होने पर जब हवाई जहाज उड़ते हैं तो एक्सक्रीटेड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड लाइक दैट नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड इज द फॉर्मूला ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, इज द फॉर्मूला ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड, इज द फॉर्मूला ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है। मैथेन गैस इज एमिटेड ड्यू टू रिलीज ए पैडी फील्ड्स एंड रूमिनेंट कैटल फ्रॉम द एयर। इसका मतलब बच्चों ये है कि पैडी का मतलब चावल के खेतों को जलाने पर, पैडी फील्ड्स का मतलब चावल के खेतों को जलाने पर जब पराली जलाते हैं, इसको बोलते हैं, अगर मैं शुद्ध भाषा में बोलूं, पराली। इसका मतलब है पराली। जब पराली को जलाते हो तो काफी मात्रा में मैथेन निकलती है। मेजर अमाउंट ऑफ गैस इज रिलीज मैथेन गैस। और रूमिनेंट का मतलब होता है कैटल। जब जितने भी एनिमल्स होते हैं, जितने पशु होते हैं, जब वो जुगाली करते हैं, रूमिनेंट जुगाली करना, जबकि वो बार बार चीजों को चबाते हैं ताकि उससे काफी उनको फायदा हो सके, तो उससे एक मैथेन गैस रिलीज होती है, उसको बोलते हैं रूमिनेंट। रूमिनेंट का मतलब ये होता है कि एक्चुअल में कि ये ना जो गैस निकलती है ना वो रिलीज होती है, इसका नाम मेथेन। मेथेन गैस काफी हानिकारक होती है और मेथेन गैस इज नोन एज मोर्श गैस। इसको मोर्श गैस भी कहते हैं, मोर्श गैस। मोर्श गैस का मतलब क्या होता है? MARSH। मतलब क्या होता है इसका? इसको हिंदी में बोलते हैं मार्श गैस। मार्श गैस इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये दलदली भागों में मिलती है। आपको जितनी पता ना, ये दलदल वाला जितना एरिया होता है वहां मिलता है ये। और ये मार्श गैस ना, जितने भी आपके सेफ्टी टैंक होते हैं, जितने भी पुराने जमाने में आपने गांव में सुना हो कि खुइयां होती है, खुइयां बनी होती है ना सेफ्टी टैंक की फॉर्म में, वो सेफ्टी टैंक में ये गैस ली होती है। आपने कभी नोट किया हो कि खुइयों को खोदते हुए या बंद करते हुए काफी मजदूर लेबर मारी जाती है। क्यों? क्योंकि मैथेन गैस के कारण उनका दम घुट जाता है और उनकी हत्या हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है, ये कारण है ना। तो ये याद रखना बच्चों। अब आते हैं हिंदी में इसको एक्सप्लेन करूं तो वायु प्रदूषक को उनकी प्रकृति के आधार पर दो वर्गों में विभक्त किया गया है। कैसीय वायु प्रदूषक, गणिकीय वायु प्रदूषक। गैसीय प्रदूषकों को उनके स्रोत के आधार पर निम्नलिखित उपवर्गों में बांटा गया है। जीवाश्मीय ईंधनों को अर्थात खनिज तेल, कोयला जलाने से भी कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। मेन गैस कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को काउंट मत करना पॉल्यूशन गैस में, मैंने बोल चुका हूं बात। ये रेफ्रिजरेशन प्रणाली से भी कि गैसीय पॉल्यूशन कहां से निकलते हैं वो बात कर रहे हैं। गैसीय प्रदूषण कहां से निकलते हैं? रेफ्रिजरेशन प्रणाली से क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलती है जो ओजोन परत को नष्ट करने का काम करती है। गंधक युक्त जीवाश्म, गंधक का मतलब होता है सल्फर। गंधक का मतलब क्या है? सल्फर।
ईंधनों को जलाने पर सल्फर युक्त यौगिकों के ईंधन को जलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते रहो, नोट बनाते रहो। सल्फ्यूरिक अम्ल आदि से सल्फर युक्त पोल्यूशन फैलता है। धानों के खेतों में जुगाली करने वाले मवेशियों के हवा छोड़ने से मीथेन गैस निकलती है और मीथेन गैस काफी जहरीली और काफी खतरनाक होती है। मीथेन गैस बहुत खतरनाक होती है। ऊंचाई पर उड़ने वाले वायुयानों से ईंधनों के दहन, रासायनिक उर्वरकों से निस्तृत नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के अन्य यौगिक जैसे लाइक दैट नाइट्रस ऑक्साइड N2O, नाइट्रिक ऑक्साइड NO, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड नॉक्स। नॉक्स मतलब होता है NOx, यानी नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, एक्स मतलब वेरिएबल, NO2, NO इसका मतलब NO3, इसका मतलब ये एक्स की वैल्यू रखूं 1 या 2 रखूं 2 या 3, तो इसको नॉक्स बोलते हैं, मतलब नाइट्रोजन के ऑक्साइड, जो कि काफी हार्मफुल गैसें होती है, जो पूरे वातावरण के अंदर काफी हार्मफुल इफेक्ट पहुंचाती है। बच्चों यहां पर नाम आया सल्फर डाइऑक्साइड, आपको मैंने बताया हुआ पहले टॉपिक मैंने पहले करवाया हुआ है। मुझे एक बात बताओ, तुम ही बताओ चैट सेक्शन के अंदर कि ऐसी कौन सी दो गैसें हैं इनमें से, इस पूरे पेज के अंदर ऐसी कौन सी दो गैसें हैं जो ताजमहल को अफेक्ट कर रही हैं, यानी ताजमहल जो कि मुमताज के लिए बनाया गया था शाहजहां ने आगरा के अंदर, उस ताजमहल को ऐसी कौन सी दो गैसें जो हार्मफुल इफेक्ट पहुंचा रही है, ऐसी कौन सी गैसें, जल्दी बताओ फटाफट, जल्दी बताओ चैट सेक्शन के अंदर ऐसी कौन सी दो गैसें हैं जो हार्मफुल इफेक्ट पहुंचा रही हैं, जल्दी बोलो फटाफट, शाबाश। हां बच्चे बोल रहे हैं कि सर सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 और सेकंड वन NO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। मेनली बताओ, मेनली ऐसी कौन सी गैस है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ताजमहल डिग्रेडेशन, तो ताजमहल को हानि पहुंचा रही है, मेन ऐसी गैस का नाम बताओ। बिल्कुल बच्चे बोल रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो है सबसे मेन पोल्यूटेंट ऐसी गैस है जो कि हार्मफुल इफेक्ट पहुंचा रही है, किसको, ताजमहल को। कैसे पहुंचा रही है, कैसे, कब, ये मैंने सारा प्रीवियस लेक्चर में एसिड रेन वाले टॉपिक में समझाया हुआ है। अभी आपकी स्क्रीन पे एसिड रेन वाला टॉपिक आ रहा होगा, अभी आपकी स्क्रीन पे आने वाला है एसिड रेन। देखो यहां पर आपके आई बटन आ रहा होगा और आई बटन पे आपको दिखाई देगा, यहां पर आई बटन आएगा, देखना बच्चों, यहां पर आई बटन आ रहा होगा, देखो। ओके, तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ना, ये दोनों गैस से रिस्पॉन्सिबल है ताजमहल के हानिकारक पहुंचाने के लिए, उसको नुकसान पहुंचा रही है ना। तो मेनली उसमें सल्फर डाइऑक्साइड है, मेनली। ओके, तो अब आती है प्राइमरी पोल्यूटेंट और सेकेंडरी पोल्यूटेंट। गैसीय पोल्यूटेंट को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया, प्राइमरी पोल्यूटेंट, सेकेंडरी पोल्यूटेंट। प्राइमरी पोल्यूटेंट, एयर पोल्यूटेंट विच आर फाउंड डायरेक्टली इन द एयर फ्रॉम द सोर्स ऑफ द पोल्यूटेंट आर कॉल्ड प्राइमरी पोल्यूटेंट। ऐसे पोल्यूटेंट जो डायरेक्टली मिलते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये डायरेक्टली रिलीज हो रही है। आप क्या कर रहे हो, श्वास को आपने वातावरण से, एनवायरमेंट से ऑक्सीजन इनहेल की, ऑक्सीजन गैस को ग्रहण किया, बदले में क्या त्याग रहे हो, CO2 गैस त्याग रहे हो। तो CO2 एक प्रकार की प्राइमरी पोल्यूटेंट। मैं पहले बोल रहा हूं CO2 नाम जरूर आया है, लेकिन इसको पोल्यूटेंट गैस में काउंट मत करना। आपको काउंट करना है सिर्फ और सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड को और सल्फर डाइऑक्साइड को और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को। इट इज क्या, प्राइमरी पोल्यूटेंट। मतलब जैसे आपने व्हीकल चलाया, व्हीकल से गैस निकली, कौन सी गैस, CO, मतलब ये प्राइमरी सोर्स से ही डायरेक्ट निकलती है। एक बारी गांवों में ये बात बोली जाती है, गांवों में ये बोला जाता है, विलेज के अंदर क्या हुआ, कई बार आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, जब अखबार पढ़ते हो तो आपने ये बात नोट की होगी कि सुबह अखबार में पढ़ा कि एक पेरेंट्स जो थे, माता पिता ने पूरी फैमिली के अंदर, विंटर का टाइम था, सर्दियों का टाइम था, उन्होंने अंगीठी जलाई और अंगीठी जैसे जलाई और वो रूम को बंद करके सो गए, और अंगीठी में क्या था, कोयला था, कोल, है ना। तो आफ्टर सम टाइम में क्या देखते हैं, मॉर्निंग में क्या देखते हैं, सारा का सारा परिवार हमें मरा हुआ मिलता है, यानी पूरी की पूरी फैमिली की डेथ हो चुकी थी। कारण क्या है बच्चों इसका, जल्दी बताओ, ऐसा क्यों होता है? चैट सेक्शन के अंदर अभी बताओ ऐसा क्यों होता है बच्चों, शाबाश, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बच्चों, शाबाश, क्या कारण है उसका? हाँ, बच्चे कह रहे हैं कि सर अंगीठी जलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड ना हीमोग्लोबिन जो कि अपने खून के अंदर मिलता है, हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया कर लेती है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन करती है, और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को जाने नहीं देता। ऑक्सीजन जब तक अंदर नहीं जाएगी तो आपकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई भी है। तो इसलिए बोलते हैं जब भी अंगीठी जलाओ रात को तो कमरे खोल के सो, गेट विंडो ओपन करके सो। पहले तो जलाओ मत, पहली बात तो अंगीठी कमरे के अंदर कभी मत जलाओ,
ठीक है ना, नहीं तो सुबह नहीं मिलोगे, अपने सुबह नहीं मिलेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन गैस को जाने एक्चुअल में होता क्या है कि ऑक्सीजन गैस को हीमोग्लोबिन जो होती है ना, हीमोग्लोबिन कहां मिलता है, अपने खून के अंदर मिलता है, ये अपने मिलता है अपने ब्लड के अंदर। हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होकर के अपनी बॉडी के अंदर जाती है ना। लेकिन यहां पर अब ऑक्सीजन की जगह किसने ले ली बच्चों? ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दिया किसने? कार्बन मोनोऑक्साइड ने। अब कार्बन मोनोऑक्साइड इतना हार्मफुल इफेक्ट पहुंचाता है कि आप सोच नहीं सकते, धीरे धीरे बंदा कब मर जाता है पता नहीं लगता, कितनी ज्यादा दर्दनाक मौत होती है पता नहीं लगता, मतलब मीठी मौत मरता है बंदा। तो ये बहुत खतरनाक है। तो कभी भी अंगीठी नहीं जलानी चाहिए। क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि अंगीठी जलाने से मेन कौन सी गैस निकलती है, तो तुम बोलोगे कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज द मेन पोल्यूटेंट गैस, एक मुख्य प्रदूषक गैस है। ओके, चले आगे। सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट, सच एयर पोल्यूटेंट विच आर प्रोड्यूस ए रिजल्ट ऑफ द एक्शन ऑफ प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स एंड ऑर्डिनरी एटमॉस्फेरिक सब्सटेंस आर कॉल्ड सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट। सिंपल सी बात बच्चों, आपको सिंपल सी बात समझा दूं कि सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट का मतलब क्या है। वातावरण में ऑक्सीजन गैस मिलती है, ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड मिलते हैं आपको। ये क्यों मिलते हैं मैं समझाऊंगा नहीं, क्योंकि ये टॉपिक केमिस्ट्री का है। ऑक्सीजन के बीच में द्विआबंध यानी डबल बॉन्ड पाया जाता है। ओके, डबल बॉन्ड पाए जाने के कारण क्या होता है आपको पता है ये बात कि डबल बॉन्ड पाया जाता है ना, तो ये क्या होता है कि जैसे ही वातावरण के अंदर इलेक्ट्रिक स्पार्क होता है। इलेक्ट्रिक स्पार्क का मतलब क्या है बच्चे कहेंगे? इलेक्ट्रिक स्पार्क का मतलब होता है कि बिजली का कड़कना। जब बारिश होती है तो बिजली कड़कती है, ठीक है। बिजली कड़केगी तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आपस में टूट जाते हैं, और तीन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल मिलकर के क्या बनाते हैं? तीन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल मिलकर के O3 की फॉर्मेशन करते हैं। तो O3 का मतलब होता है ओजोन गैस, और ओजोन गैस से मिलकर बनती है ओजोन लेयर। और ओजोन लेयर कहां सर्वाइव करती है बच्चों? ओजोन लेयर हिट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आता है। ओजोन लेयर मिलती है वायुमंडल की, एटमॉस्फेयर की, स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर। स्ट्रेटोस्फीयर का मतलब होता है, हिंदी में बोले तो समताप मंडल के अंदर मिलती है। समताप मंडल के मिडल पार्ट में आपको ये मिल जाएगी। इसका फायदा क्या है बच्चों? इसका फायदा ये है कि ये पराबैंगनी किरणों को, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी यानी होता है अल्ट्रा वायलेट रेज को पृथ्वी तक आने पर, अर्थ तक आने पर इनहिबिट करती है, उसको रोकती है। उसके लिए क्या बनती है? एक प्रकार का ऑब्स्टेकल का काम करती है। ऑब्स्टेकल बोलते हैं उसको, यानी बाधा का काम करती है। यूवी रेज इतनी हार्मफुल होती है, अगर अपने स्किन पे पड़ जाए ना बच्चों, अगर अपनी त्वचा पे ये गिर जाए यूवी रेज, तो स्किन कैंसर तक के होने चांस होते हैं, स्किन डिजीज के चांस होते हैं। अगर ये यूवी रेज अपनी आंखों में पड़ जाए, अपनी आंखों में, तो अपने को मोतियाबिंद होने के भी चांस होते हैं, कैटरेक्ट होने के भी चांस होते हैं, मोतियाबिंद भी हो सकता है, आपकी आंखें भी खराब हो सकती हैं, आपकी स्किन कैंसर भी हो सकता है, काफी बीमारियां होती हैं, उसको ओजोन गैस रोकती है। तो ओजोन गैस की क्वेश्चन क्या है कि विच इज सेकेंडरी पोल्यूटेंट? तो क्वेश्चन आता है कि ओजोन 3 और CO, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ओजोन के अंदर विच वन ऑफ द सेकेंडरी पोल्यूटेंट। अब सेकेंडरी पोल्यूटेंट की डेफिनेशन क्या है? आते हैं। सेकेंडरी पोल्यूटेंट का मतलब वो होता है कि जो प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट से बनते हैं ऑर्डिनरी एटमॉस्फेयर के अंदर। इसका मतलब ये है कि हमारा जो प्राइमरी पोल्यूटेंट क्या है उससे मिलकर बनते हैं। जैसे ओजोन की फॉर्मेशन किससे हुई है? ऑक्सीजन से हुई है ना। तो ऑक्सीजन गैस तो सर्वाइव ही कर रही है, इसका सोर्स क्या है? एटमॉस्फेयर। अब इसका सोर्स क्या है? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन कहां से आती है? एटमॉस्फेयर के अंदर बच्चों ऑक्सीजन कहां से आती है? जल्दी बताओ, चैट सेक्शन के अंदर बताओ कि हमें ऑक्सीजन कहां से मिलती है। जल्दी बताओ। बच्चे बोल रहे हैं ट्रीज, पेड़ पौधे, शाबाश। और उसी पेड़ पौधों को हम काट रहे हैं, है ना, उसी पेड़ पौधों को हम काटने का काम कर रहे हैं, और लगाना तो दूर की बात है। और हमने 5 पेड़ लगा देते हैं, लो भी हमने 5 पेड़ लगा दिए, जबकि हम 5 पेड़ नहीं लगाते, हम कभी 5 ट्रीज नहीं लगाते, हम पौधे लगाते हैं, और उन पौधों को पालना पड़ता है। और आजकल इतना नाटक हो रहा है दुनिया में कि सिर्फ प्लांट्स लगाए और वो अपने आप पल गए तो ठीक है, नहीं तो हम कभी नहीं पालते उसको। मान लो आज मैंने 1 लाख पौधे लगाए, आज हमने इस संस्था ने 2 लाख पौधे लगाए, जबकि पता लगा उनमें से एक पौधा भी मिनिमम सर्वाइव नहीं कर रहा, क्योंकि हम उसका रख रखाव नहीं कर रहे। एक पौधे को पालना पड़ता है, तभी वो बड़ा होकर के पेड़ बनता है, तभी वो प्लांट से ट्री बनता है। लेकिन हम कभी ऐसा कभी नहीं करते, है ना। समझे बात को बच्चों। तो हम कभी ऐसा करते ही नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना, ओजोन लेयर जो है ना, ये ओजोन लेयर की फॉर्मेशन जो हुई है, ये हुई है
प्राइमरी पोल्यूटेंट यानी प्राइमरी जो ऐसे सब्सटेंस जो कि वातावरण में ऑलरेडी प्रेजेंट है उनसे हुई है। ऐसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो उसकी उत्पत्ति कहीं से नहीं हुई, वो एक सोर्स से निकला है। एक सोर्स मतलब स्रोत से निकला है। जैसे आप व्हीकल चलाओगे, जैसे आप अंगीठी चलाओगे, वहां से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी। अब कार्बन मोनोऑक्साइड अगर वातावरण में जाकर के क्या कर रही है, अलग अलग प्रोडक्ट बना रही है, तो इसका मतलब वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। हिंदी में बात करें, वायु प्रदूषक वो होते हैं जो सीधे स्रोत से हवा में पाए जाते हैं। प्रदूषकों के प्राथमिक वायु प्रदूषक कहलाते हैं, जैसे CO, जैसे SO2, जैसे CO2, है ना, ये CO2, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऐसे वायु प्रदूषक जो क्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं, प्राथमिक वायु प्रदूषक और साधारणतः वायुमंडलीय पदार्थ द्वितीयक वायु प्रदूषक कहलाते हैं। जैसे कि ओजोन, जैसे कि पैन की फॉर्मेशन कहां होती है, वायुमंडल के अंदर होती है। और O3 यानी ओजोन का निर्माण कहां होता है, वायुमंडल के अंदर होता है। जिसका निर्माण वायुमंडल के अंदर होता है, मतलब वो किसी सोर्स से नहीं निकलते, सोर्स से निकले हुए, स्रोत से निकले हुए पदार्थों से बनते हैं, उसको बोलते हैं द्वितीय वायु प्रदूषक। यानी ये मान लो दिस इज मेजर पोल्यूटेंट, इट इज नोन एज मेजर पोल्यूटेंट। ये सारे के सारे कैसे पोल्यूटेंट है, मुख्य प्रदूषक है। ये एक प्रकार के मुख्य प्रदूषक है। ये वाले सारे के सारे कैसे प्रदूषक हैं, मुख्य प्रदूषक यानी मेन पोल्यूटेंट। इट इज नोन एज मेन पोल्यूटेंट। जबकि ये वाले कैसे हैं, इट इज अ माइनर पोल्यूटेंट, मतलब ये माइनर है, मेजर नहीं है, मेजर नहीं है, माइनर है। समझे बात को। तो ये एक प्रकार के मुख्य, एग्जाम में क्वेश्चन आता होता है, ये एक प्रकार के गौण जिनकी ज्यादा भूमिका नहीं होती। समझे बात को। तो ये हुआ। चले आगे बच्चों, ये वाली बात आगे कल करेंगे। अब आपको बता दूं कि प्राइमरी पोल्यूटेंट क्या होते हैं और सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या होते हैं। ये देखो, सल्फर डाइऑक्साइड एक प्राइमरी पोल्यूटेंट, कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ प्राइमरी पोल्यूटेंट यानी मुख्य प्रदूषक यानी प्राथमिक प्रदूषक। नाइट्रस ऑक्साइड, CO2, NO2। ये देखो, SO3 की फॉर्मेशन कहां हुई, वातावरण में। HNO3 की फॉर्मेशन कहां हुई, वातावरण के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर। O3, H2SO4, H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं H2SO4 को, सल्फ्यूरिक एसिड। ये सारे के सारे इसका निर्माण का हुआ वातावरण के अंदर, इसलिए इसको बोलते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट यानी गौण प्रदूषक यानी द्वितीय प्रदूषक यानी माइनर पोल्यूटेंट। ओके, चलिए आगे। कार्बन मोनोऑक्साइड कहां से निकलता है, एयरप्लेन से, वोल्केनिक मतलब होता है ज्वालामुखी से अमोनिया निकलती है, अमोनिया। इसका अमोनिया की फॉर्मेशन कहां से हुई, कहीं से नहीं हुई, बस सोर्स से निकली है, व्हीकल से निकली है, कहीं से भी निकली हो, उसको बोलते हैं अमोनिया। नाइट्रोजन ऑक्साइड कहां से निकलता है, वातावरण से, नाइट्रिक ऑक्साइड। ऐसे वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहां से निकलते हैं, जितने भी इंडस्ट्रियल हैं, जितने भी व्हीकल्स हैं वहां से निकलते हैं। और पर्टिकुलेट मैटर निकलता है। ये सारे के सारे एग्जांपल हैं, किसके एग्जांपल है बच्चों, प्राइमरी पोल्यूटेंट के। सेकेंडरी पोल्यूटेंट जो वातावरण में बनते हैं, एटमॉस्फेयर में बनते हैं, किससे, बाय द हेल्प ऑफ प्राइमरी पोल्यूटेंट। एग्जांपल H2SO4। H2SO4 किससे बनती है बच्चों, H2SO4 किससे बनती है, H2SO4 बनती है सल्फर डाइऑक्साइड से। H2SO4 का मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। आपने कभी एसिड रेन वाला टॉपिक किया हो, आप देखना जाकर के एसिड रेन टॉपिक में भी ये H2SO4 की फॉर्मेशन कहां से होती है, सल्फर डाइऑक्साइड से। तो H2SO4 बना कहां, एटमॉस्फेयर में, किससे बना, प्राइमरी पोल्यूटेंट से। इट इज नोन एज सेकेंडरी पोल्यूटेंट। ओके, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ओजोन, पर्टिकुलेट, अमोनियम, नाइट्रिक एसिड की फॉर्मेशन किससे होती है, NO2 से। और यही दोनों गैसें मिलकर के एसिड रेन की सॉरी बच्चों एसिड रेन की फॉर्मेशन करती है, अम्लीय वर्षा का निर्माण करती है। और ये SO2 एक प्रकार का प्राइमरी पोल्यूटेंट है, NO2 एक प्रकार का प्राइमरी पोल्यूटेंट है। इससे बना क्या बच्चों, H2SO4 and HNO3 नाइट्रिक एसिड। HNO3 नोन एज सेकेंडरी पोल्यूटेंट, सल्फ्यूरिक एसिड नोन एज सेकेंडरी पोल्यूटेंट यानी द्वितीयक प्रदूषक, गौण प्रदूषक के नाम से जाना जाता है। ओके बच्चों, क्लियर हुआ। ये देखो, मैंने एक डायग्राम और बनाया है। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सारे के सारे क्या है बच्चों, ये देखो सारे ये सारे मैंने पोल्यूशन के एग्जांपल दिए हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को कभी भी काउंट मत करना। ऐसा क्यों बोलता हूं, एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को कभी भी एज ए पोल्यूशन गैस नहीं माना गया। ये पार्टिकल नेचर है, लेड, ये पर्टिकुलेट मैटर, ये अलग अलग साइज है, 2.5 and 10 एंड ब्लैक कार्बन। ये सारे के सारे पार्टिकल्स नेचर है, ये सारा गैसेस नेचर है। ये दो प्रकार के होते हैं पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन 2 टाइप्स का होता है, एक तो होता है गैसेस नेचर का और एक होता है पार्टिकल्स नेचर का। यानी एक तो होता है गैसीय प्रवृत्ति का, एक होता है कणीय प्रवृत्ति का। ये सारे उसके एग्जाम्पल है, कर लो बच्चों। ओके, ये सारे एग्जांपल मैं समझा दिया आपको। जैसे ओजोन एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, पैन एक प्रकार का सेकेंडरी पोल्यूटेंट। अब पैन क्या होती है बताऊंगा, पैन बाद में आएगा।
क्या मतलब पेन का। चलिए आगे बच्चों, क्वेश्चन शुरू हो गए, आपके सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, फटाफट इसको सीरीज को खत्म करते हैं, चलते हैं आगे। 5 मिनट क्लास और रहेगी सिर्फ और सिर्फ, फटाफट आ जाओ बच्चों, अलर्ट हो जाओ। सारे बच्चे चैट सेक्शन के अंदर कमेंट करेंगे अपने आप। स्मोक इज डिराइव्ड फ्रॉम, स्मोक जो टर्म है वो ड्राइव किया गया है, किससे किया गया है? ए ऑप्शन स्मोक, ए बी ऑप्शन फोग। बच्चे के सर आपने करवाया नहीं स्मोक, क्यों पूछ रहे हो? ये जो 10 क्वेश्चन मैं रखता हूं, ये 10 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए रखता हूं, जो मुझे लगता है मोस्ट इंपोर्टेंट। चाहे करवाए तो नहीं करवाए, आपको इसके आंसर देने हैं, चाहे आपको आता है चाहे नहीं आता, आप गेस करो, तुक्का मारो, आपको आएगा, है ना। तो स्मोक, फोग, ऐसा कौन सा? बोथ ए एंड बी एंड ओनली ए। बच्चों ये क्वेश्चन में हिंदी में कन्वर्ट करना है, मुझे याद नहीं रहा, टाइम नहीं मिला मुझे, इसलिए मैं हिंदी में बता देता हूं। स्मोक जो शब्द है, ये स्मोक जो शब्द है वो किससे मिलकर बना है? स्मोक शब्द ये पूछा है, इसको बोलते हैं स्मोक। स्मोक को बोलते हैं धुआं, स्मोक को बोलते हैं धुआं, और फोग को बोलते हैं कोहरा। मतलब धुआं और कोहरा से मिलकर बना है, या दोनों से मिलकर बना है, या ओनली धुएं से मिलकर बना है? जल्दी बताओ फटाफट, चेक करेंगे इसका आंसर क्या होगा। शाबाश, बिल्कुल शाबाश बच्चे, इसका आंसर बोल रहे सी, बिल्कुल राइट आंसर। स्मोक और फोग से मिलके बनता है, स्मोक प्लस फोग इट इज नोन एज स्मोग। स्मोग यानी इसका SMO ले लिया, इसका ले लिया OG, स्मोक बनता है। और स्मोक काफी हानिकारक, काफी हार्मफुल होता है, और ये आपको विंटर सीजन के अंदर जब फोग पड़े, जब कोहरा पड़े, जब धुंध पड़ेगी तब आपको दिखेगा ये, और ये काफी हार्मफुल है। आपको सबसे ज्यादा दिल्ली वाले एरिया में, दिल्ली वाले एरिया में आपको देखने मिलेगा, सबसे ज्यादा स्मोक वहां मिलता है बच्चों, है ना। बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट है। तो स्मोक इज कॉज ड्यू टू, स्मोक किसके कारण होता है? स्मोक बच्चों, जब तक स्मोक होगा, धुआं होगा, धुआं तो जितना ज्यादा धुआं होगा, जितना फोग होगा, कोहरा होगा, उतना ज्यादा स्मोक फैलेगा। एमिशन फ्रॉम व्हीकल्स, जितने भी व्हीकल्स होते हैं, चाहे आपके ऑटोमोबाइल्स होते हैं, चाहे आपकी गाड़ियां, स्कूटी यानी स्कूटर, उनसे निकलने वाले धुआं, एमिशन मतलब होता है उत्सर्जन, व्हीकल से निकलने वाले उत्सर्जित गैसें। फ्रॉम इंसिनरेटर्स, इंसिनरेटर्स क्या होते हैं बच्चों? इंसिनरेटर वो होते हैं जहां पर कूड़ा कचरा को जलाया जाता है, उससे निकलने वाला धुआं, उसको बोलते हैं इंसिनरेटर्स। ये देखो, ये एग्जांपल है इंसिनरेटर का। यहां पर एक बंदा क्या कर रहा है? कूड़े और करकट को जला रहा है और गार्बेज को बर्न कर रहा है, तो इससे जो निकलने वाली जो धुआं है, इससे निकलने वाला जो स्मोक है, ये भी फैक्टिंग है स्मोक के लिए, स्मोक का कारक बनता है, स्मोक का फैक्टर बनता है। तो इसका ई ऑप्शन टिक कर लो, बी भी टिक कर लो। एंड ऑयल पेंट्स, जितनी भी अब ऑयल पेंट्स होते हैं, उससे भी काफी स्मोक में हार्मफुल, मतलब स्मोक की फॉर्मेशन में वो भी रिस्पॉन्सिबल है। तो तीनों के तीनों स्मोक, तीनों के कारण स्मोक क्या होता है? जनरेट होता है, फॉर्मेशन होती है। इसका आंसर डी टिक कर लो बच्चों, शाबाश। चले आगे। Who had coined the term of smoke? A option Dr. Henry Anthony, B option Stephen Hawking, C option Nicholas Copernicus and D option Nikola Tesla। आप बताओ बच्चों क्या आंसर होगा इसका? तुक्का मारो, ए ऑप्शन, तुक्का मारो, बी ऑप्शन, सी, डी। गैस करो बच्चों फटाफट, जल्दी करो फटाफट, गैस करो बच्चों, शाबाश। बच्चों थोड़ा सा मुझसे बोला नहीं जा रहा, थोड़ा खांसी जुकाम है, जल्दी बोलो फटाफट। ए टिक करो, बी टिक करो, सी टिक करो, कोई तो टिक करो बच्चों, शाबाश। नहीं, इसका आंसर होगा ए राइट, ए इज राइट आंसर। डॉक्टर हेनरी एंटोनी इज हु हैड कॉइन्ड द टर्म ऑफ स्मोक। स्मोक शब्द किसने दिया? स्मोक शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया? सबसे पहले स्मोक को किसने बोला कि इसको बोलते हैं स्मोक? तो आपने नाम बोलना है डॉक्टर हेनरी एंटोनी। सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट, द्वितीयक वायु प्रदूषक है, निम्नलिखित में से द्वितीयक वायु प्रदूषक है? ए ओजोन गैस, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डी सल्फर डाइऑक्साइड। ये बच्चों स्मोक का एग्जांपल है। ये देखो आपके सामने जो है ना स्मोक, ये स्मोक है जो कि स्मोक प्लस फोग से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है? स्मोक प्लस फोग से मिलकर बनता है। ये देखो स्मोक, जल्दी बताओ फटाफट। हाँ शाबाश, बच्चे बोल रहे हैं इज राइट आंसर ओजोन गैस। ओजोन गैस एक सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट या द्वितीयक वायु प्रदूषक के नाम से जाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर फोटोकेमिकल स्मोक? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर फोटोकेमिकल स्मोक? ये आपको करवाया नहीं हुआ, कोई दिक्कत तो क्या मारो, करवाऊंगा बाद में। ए ऑप्शन पेरोक्सिल
एसिटाइल नाइट्रेट, बी ऑप्शन स्मोक एंड सी ऑप्शन हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड सी डी ऑप्शन क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर ए करेंगे, लेकिन इसका आंसर ए मिलता नहीं है, इसका आंसर डी टिक कर लो बच्चों। ऐसा क्यों होता है? जब ये टॉपिक आएगा तब करवाऊंगा। इसका आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ द फोटोकेमिकल स्मोक, द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण फोटोकेमिकल स्मोक होता है। फोटोकेमिकल स्मोक होता क्या है? फोटोकेमिकल स्मोक को हिंदी में बोलते हैं प्रकाश रासायनिक स्मोक। क्या बोलते हैं? प्रकाश रासायनिक स्मोक के लिए उत्तरदायी कौन है? इसको बोलते हैं परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, हिंदी में ही बोलते हैं। इसको बोलते हैं स्मोक, इसको हिंदी में ही बोलते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हिंदी में ही बोलते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को भी हिंदी में क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कहते हैं। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन से हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इसको CFC बोलते हैं। सी मतलब क्लोरो, F मतलब फ्लोरो, सी मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये फ्रियोन गैस भी कहते हैं इसको। इट इज नोन एज फ्रियोन गैस। फ्रियोन FREON फ्रियोन गैस के नाम से भी जाना जाता है। और ये ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय कर रही है ना। चलिए आगे। Which one of the following disease are caused by smoke? ऐसी कौन कौन सी बीमारियां जो स्मोक के द्वारा होती हैं? मतलब धुआं, मेनली धुआं और कोहरा मिलकर के ऐसी कौन कौन सी बीमारी जो हमें करती हैं? सबसे पहले आती है बात थ्रोट कैंसर। क्या गले का कैंसर होता है? बिल्कुल होता है, क्योंकि आप सांस लोगे आपके अंदर जाएगा तो ये आपको गले का कैंसर भी कर सकता है। थ्रोट कैंसर मतलब थ्रोट में गले वाला कैंसर। स्किन कैंसर नहीं करता आपको ये, है ना, क्योंकि आपके अंदर जा रहा है, ये धुआं जा रहा है। तो आपको क्या इफेक्ट करता है? आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, ब्रेथिंग प्रॉब्लम्स होंगी, आपको श्वास लेने संबंधी समस्याएं होती है। बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब आती है बात रिकेटस मतलब होता है कि हड्डियां कमजोर हो जाना। तो ये अंदर जाकर के आपकी हड्डियों को भी कमजोर करता है, रिकेटस भी करता है, लेकिन इतना ज्यादा मेन फैक्ट नहीं है। मेन फैक्ट ये दोनों है। कौन सा? फोर्थ और सेकंड, ठीक है ना। और ये भी कहीं ना कहीं आपको बुक्स में मिलता है। रिकेटस भी करता है ये। रिकेटस में होता है कि आपकी हड्डियों को कमजोर कर देना, तो रिकेटस भी मिलता है। तो रिकेटस भी टिक कर लो। इसका आंसर जो बैठेगा डी टिक बैठेगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ किसी न किसी एग्जाम में, तो इसका आंसर जो बैठेगा डी मतलब इसके रिकेटस भी होता है, इससे थ्रोट कैंसर भी होता है और इससे ब्रेथिंग प्रॉब्लम भी होती है ना। तो डी टिक कर लो बच्चों। एक्सेस ऑफ फ्लोराइड इज इन ड्रिंकिंग वाटर कॉजेज। जब फ्लोराइड की अमाउंट ज्यादा मिलती है, जो पानी आप पी रहे हो, ड्रिंकिंग वाटर यानी जो जल आप पीते हो उसके अंदर अगर फ्लोराइड की मात्रा, फ्लोराइड को बोलते हैं फ्लोराइड यानी F, इसकी मात्रा ज्यादा मिलती है तो आपको कौन सी बीमारी होती है? ए लंग डिजीज, बी ऑप्शन इंटेस्टाइनल इंफेक्शन यानी फ्लोरोसिस एंड डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। यानी ए मतलब है फेफड़ों से संबंधित बीमारियां, है ना, और बी मतलब आंतों से संबंधित इंफेक्शन यानी जितनी भी आपकी इंटेस्टाइन होती है, इंटेस्टाइन को बोलते हैं आंतें, है ना। आपकी जो आंतें होती है जो आपके खाने को पचाती है, आपके भोजन को डाइजेस्ट करती है, आपके फूड को डाइजेस्ट करने का काम करती है, उसको बोलते हैं इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइनल इंफेक्शन का मतलब होता है आंतीय इंफेक्शन, आंतों में होने वाला इंफेक्शन। फ्लोरोसिस मतलब होता है फ्लोरोसिस। अब फ्लोरोसिस क्या होती है? आप बताओ बच्चों, इसका आंसर क्या हुआ? जल्दी बताओ, शाबाश, फटाफट इसका आंसर बताओ। 3 मिनट की क्लास हो रहेगी है, आपको 3 मिनट के अंदर फ्री कर देंगे। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा? शाबाश बच्चे, इसका आंसर बोल रहे हैं सी, बिल्कुल फ्लोरोसिस हो जाता है। फ्लोरोसिस में ये देखो दांत धीरे धीरे पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं, येलो हो जाते हैं। इसका मतलब आपको येलो दांत है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये फ्लोरोसिस है। आप डेली ब्रश करो, रात को हमेशा ब्रश रात को किया करो। अगर आपको हेल्दी टीथ रखने हैं, आप चाहते हो आपके दांत कभी खराब हो लाइफ के अंदर, तो रात को ब्रश करो। सुबह उठते कभी ब्रश मत करो। अगर जो बच्चा सुबह उठते डेली ब्रश करता है, इसका मतलब वो उसके लिए काफी जिंदगी खराब होने वाली है, उसके दांत खराब होने वाले आने टाइम फ्यूचर में। ब्रश हमेशा जब आप पूरे खा पी लो, सुबह ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद करो। कभी भी उठते ब्रश मत करो। हाँ, ब्रश करना कंपलसरी है रात को, नाइट के अंदर सोते टाइम, वो सबसे कंपलसरी है तब। ओके, इसका रीजन है, बताऊंगा बाद में, कभी मुझसे पूछना। ओके, तो फ्लोरोसिस जो है आपके दांतों की हड्डी, इसको कमजोर करने का काम करता है और दांत आपके पीले पड़ जाते हैं, तो काफी हार्मफुल इफेक्ट पहुंचता है इससे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग येलो ताजमहल? येलो ताजमहल को कौन रिस्पॉन्सिबल है?
जल्दी बताओ फटाफट। येलो ताजमहल, जो ताजमहल है आपका, उसका रंग पीला पड़ने का कारण क्या है? हिंदी में बोले तो ये मतलब है इसका कि ताजमहल का रंग पीला पड़ गया, इसका मेन कारण बताओ। ऐसी कौन सी गैस है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग येलो ताजमहल, जो कि व्हाइट संगमरमर स्टोन से बना हुआ है, यानी सफेद संगमरमर पत्थर से बना हुआ है, उसको पीला कर दिया। ऐसी कौन सी गैस है? ए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, बी सल्फर एंड सी क्लोरीन एंड डी सल्फर डाइऑक्साइड। मेजर पूछा मैंने आपको, मैंने बताया कि दो गैसें रिस्पॉन्सिबल हैं, बिल्कुल बात सही है, लेकिन एक ऐसी जो गैस जो मेजर सबसे ज्यादा मेनली मुख्यतः, बिल्कुल राइट आंसर बच्चों, डी बता रहे हैं बच्चे आंसर। इसका आंसर ए नहीं करना, ए गलत आंसर है। मैंने पूछा मेनली, तो मेनली डी सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन आता है एग्जाम में मेनली तो सल्फर डाइऑक्साइड। अगर क्वेश्चन पूछता है कि ताजमहल को कौन सी गैस से जो हानिकारक प्रभाव पहुंचाती है, तो आप बोलोगे सल्फर डाइऑक्साइड, आप बोलोगे नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ओके, इसका तो लगभग 75% इफेक्ट पहुंचता है, इसका पहुंचता है 25%। तो मेजर किसका हुआ बच्चों? मेजर किसका हुआ? इसका हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड का। ओके, व्हाट इज द एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी वायु की गुणवत्ता को जांचने का पैमाना कौन सा होता है? ऐसा कौन सा सूचकांक है जो वायु की गुणवत्ता को जांचता है? बताओ बच्चों। ए ऑप्शन, इससे क्या पता लगता है कि जो वायु की गुणवत्ता को जांचने वाला सूचकांक इनमें से कौन सा हो सकता है? मैं हिंदी में बोलूंगा, इंग्लिश में, दोनों में बोलूंगा। इट टेल्स अबाउट द साउंड पोल्यूशन, ऐसा जो ध्वनि प्रदूषण के बारे में जानकारी देता है। नहीं, ये तो नहीं हो सकता। इट मेजर्स एयर पोल्यूशन, मेनली सल्फर कंटेंट इन द एयर, ये मेजर करता है कि वातावरण के अंदर कितना वायु प्रदूषण है। एयर क्वालिटी चेक करता है कि वातावरण के अंदर कितना वायु प्रदूषण है, मेनली सल्फर के लिए, मेनली गंधक के लिए नहीं। सी ऑप्शन, मेजर ओजोन लेवल्स इन योर एरिया, अगर आपके अंदर ओजोन लेवल्स यानी ओजोन गैस का लेवल ज्यादा बढ़ चुका है, यानी ओजोन की मात्रा, ओजोन गैस की मात्रा, द अमाउंट ऑफ ओजोन गैस इंक्रीज इन योर एरिया, अगर इंक्रीज हो रहा है तो वहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या फर्क पड़ेगा, उससे मेजर करते हैं कि ओजोन, अगर आपके एरिया में ओजोन लेयर कि ओजोन गैस की टेंडेंसी कम है तो एयर क्वालिटी क्या होगी। अगर आपकी एटमॉस्फेयर में ओजोन की क्वालिटी लो है तब क्या एयर क्वालिटी होगी। क्या ऐसे मेजर करते हैं? क्या तरीका क्या मेजर करने का एयर क्वालिटी को, क्या तरीका है? डी ऑप्शन, इट चेक्स द कलर ऑफ द एयर, हम चेक करते हैं कि हमारी जो है ना हवा का रंग बदल गया है, हवा का रंग बदल गया यानी हमारी एयर का कलर चेंज हो गया, तो इसका मतलब हमारी क्वालिटी हम चेक करते हैं कि आज तो भी इसका रंग पीला पड़ गया है, तो आज तो भी एयर की क्वालिटी बहुत डाउनफॉल आ चुकी है। आज इसका रंग रेड हो गया है तो आज तो इसकी कलर क्वालिटी बड़ी अच्छी हो चुकी है। क्या ऐसे चेक करते हैं? तो ऐसा कौन सा तरीका है एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक करने का? शाबाश बच्चों, बिल्कुल आसान आंसर है इसका। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या? तुक्का मारो, तुक्का नहीं, इसका डी आंसर बच्चों गलत है, इसका बी भी गलत है, इसका राइट आंसर सी। जिस बच्चे ने सी बताया शाबाश। अगर आपके एनवायरमेंट, एटमॉस्फेयर, वायुमंडल के अंदर अगर ओजोन का कंटेंट बढ़ता है, ओजोन की मात्रा बढ़ती है तो आपकी क्वालिटी डाउनफॉल आती है, आपकी एयर क्वालिटी निम्न हो जाती है, वायु की गुणवत्ता बहुत कम हो जाती है, निम्न गुणवत्ता वाला हो जाता है, आपकी वायु जो होती है निम्न गुणवत्ता वाली हो जाती है। मान लो मेरे वाले एरिया में ओजोन गैस की मात्रा बढ़ गई, ओजोन की अमाउंट बढ़ गई, इसका मतलब मेरी एयर क्वालिटी बेकार हो गई है हमारे आसपास वाले एरिया में। समझाई बात को? तो ओजोन की मात्रा कभी नहीं बढ़नी चाहिए, अमाउंट ऑफ ओजोन गैस कभी भी इंक्रीज नहीं होनी चाहिए अगर आपको क्वालिटी बना के रखनी। तो ये तरीका है मेजरमेंट करने का एयर क्वालिटी को, समझे? चलिए आगे। डीडीटी एंड एल्यूमिनियम, उसका आंसर क्या होगा बच्चों? सीटी कर लो, चलते हैं। डीडीटी एंड एल्यूमिनियम कैन आर एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी पोल्यूटेंट, सेकेंडरी पोल्यूटेंट, बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स या नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स। हिंदी में बात करें तो डीडीटी और एल्यूमिनियम किसके उदाहरण हैं? ए ऑप्शन प्राथमिक प्रदूषक, बी ऑप्शन द्वितीयक प्रदूषक, सी ऑप्शन जैव निम्नीकरण प्रदूषक, डी ऑप्शन अजैव यानी अजैव निम्नीकरण प्रदूषक, जिसको जीवों के द्वारा कभी भी जिसका निम्नीकरण नहीं होता। डी का मतलब ये है। जल्दी बताओ फटाफट, शाबाश, जल्दी बताओ आंसर क्या होगा। लास्ट क्वेश्चन, बड़ा इजी क्वेश्चन आपके लिए, जल्दी बताओ फटाफट, शाबाश बच्चों। इसका आंसर क्या होना चाहिए? राइट आंसर क्या होगा इसका? जल्दी बताओ, क्लास का एंड करने जा रहा हूं मैं, जल्दी बताओ, शाबाश। इसका आंसर क्या होगा बच्चों?
मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर बोल रहे हैं डी। डी द राइट आंसर। इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट। जब भी दिवाली आती, जब भी दीपावली आती, आपने कभी नोट किया हो तो हमारे जो आसपास नालों के पास जितने भी अपने वो रोड्स होती हैं, नालियों के पास इसका छिड़काव किया जाता है, इसकी स्प्रे की जाती है, जो कि नहीं करनी चाहिए, है ना। इसका पाउडर फॉर्म में होता है, ये बड़ा हार्मफुल इफेक्ट पहुंचाता है डीडीटी। डीडीटी इतना खतरनाक है, आपको मैं बता नहीं सकता कि बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट है। तो कभी भी डीडीटी का छिड़काव नहीं करना चाहिए। डीडीटी इज द नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट। बच्चों बात समझ में आई सारी आवाज आज की? बच्चों सारे क्लासों में आया करो, मुझे इस क्लास को मेंटेन करने में काफी टाइम लगता है। आज क्लास काफी लंबी हो चुकी है, क्लास का एंड करते हैं। ओके बच्चों, बाय बच्चों, मिलते हैं फिर बाद में। थैंक यू बच्चों, बाय।